तो नेक्स्ट हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शन हम लोग किसका देख रहे हैं, हैलो एल्केन्स के लिए, क्लियर है। और फिर हम लोग देखेंगे इसके लिए हैलो एरिन्स के लिए। तो केमिकल रिएक्शन हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, हैलो एल्केन्स के लिए, हैलो एल्केन्स। मोहन क्या होता है हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन क्या होता है, तो कहीं भी एल्काइल ग्रुप के साथ अगर हैलोजन लगा हुआ है और एक आपका क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन्स। इसके अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमने इसका प्रिपरेशन देखा था कि कैसे इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसके हम लोग केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। अब देखो केमिकल रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो मेनली ये 3 टाइप का रिएक्शन देता है। एक आपका रिएक्शन देता है कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा रिएक्शन कौन सा देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड आपका रिएक्शन देता है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स के साथ, ठीक है। तो ये मेनली 3 डिफरेंट टाइप का रिएक्शन देता है कौन, हैलो एल्केन्स। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हैलो एल्केन हैलो एरिन्स में केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस क्लियर है। तो आगे बढ़े, हेडिंग डालिए तुम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो देखो होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कोई भी आपका हैलो एल्केन है या एल्काइल हैलाइड है, कोई भी आपका एल्काइल हैलाइड है या हैलो एल्केन बोल लो, एल्काइल हैलाइड है, और इसके सामने जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, वो सारे ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जितने होते हैं सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। कहीं भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज दिख जाए वो किसकी तरह ट्रीट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्लियर है ना। तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जैसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैं बता दूं, याद रखना है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब मान लो मोहन को किसी को पैसे देने हैं, किसी को दान पुण्य करना है, मंदिर में 200-400 करोड़ देना है, तो कब दोगे, जब तुम्हारे पास भरा पड़ा होगा पैसा तभी तो दोगे, गरीब रहोगे तो दोगे क्या, नहीं दोगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्लियर है ना। और इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, और निगेटिवली चार्ज होता है तो क्या होगा, पॉजिटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप, पॉजिटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप, पॉजिटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप। अब देखो तुम ही लोग हो, मान लो सिंपल, तो तुम लोग लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगे क्या, हमेशा किसके तरफ अट्रैक्ट होगे, तो पॉजिटिव हमेशा किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, निगेटिव की तरफ। तो निगेटिव किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, सिंपल। तो इसीलिए हमेशा ये क्या होता है, पॉजिटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप, क्लियर है ना, यस वर्धन। तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप, क्लियर है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जो तुम लोग याद रखोगे। जैसे वाटर तुम लोग देख लो किसके तरह काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, आसानी से लोन पेयर डोनेट करके किसके तरफ आप बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। एल्कोहल जितने होते हैं सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अमाइन जो होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जितने भी अमाइन होते हैं, R2N, R3N, R2NH, R3N, ये सारे नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर है, आसानी से डोनेट कर सकते हैं। अमोनिया ये भी आपके किसी तरह काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। जितने भी हैलोजन्स होते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह,
NH2 माइनस, OH माइनस, एक्सेट्रा। ये सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। तो कहीं भी आपसे अगर बोर्ड में आ जाता है कि न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताएं तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। कौन? न्यूक्लियोफाइल। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिच है तो भाई आसानी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और कोई भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप। क्लियर है ना? इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखो जैसे ही यहाँ पर समझोगे, अब जैसे ही एल्काइल लाइट के सामने न्यूक्लियोफाइल आता है, अब देखो रिएक्शन हवा में तो होगा नहीं, कोई मीडियम चाहिए, कोई सॉल्वेंट हम लोग को लेना पड़ेगा। लैब में ही तुम लोग रिएक्शन कराते होगे तो देखते होगे कोई ना कोई सॉल्वेंट लेते हो। कोई मीडियम चाहिए रिएक्शन को कराने के लिए तो हमने यहाँ पे कोई सॉल्वेंट ले लिया। अब जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इसके सामने आता है, ये हैलोजन जो है यहाँ से एल्काइल ग्रुप से पीछा छुड़ा के क्या हो जाता है? बाहर। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ले के बाहर हो रहा है। तो हैलोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। और आर पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और आर पे पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? आर पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पे कौन आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और X माइनस जो है लिविंग ग्रुप के फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। एंड दिस इज द लिविंग ग्रुप। तो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। और इस तरह से हम लोग यहाँ से क्या फॉर्म कर सकते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो यशवर्धन। अब देखो, इस लिविंग ग्रुप का बाहर होना मतलब हैलोजन का बाहर होना, एक्स क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। और ये न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूट होना, ये कई पाथवेज को फॉलो कर सकता है। कई पाथवेज को फॉलो कर सकता है। देखो कैसे, इसे साफ करूं? हो गया मोहन तुम्हारा? ठीक। तो देखो यहाँ पे समझोगे थोड़ा सा, इस लिविंग ग्रुप का बाहर होना और न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूट होना कई पाथवेज को फॉलो कर सकता है। अब देखो इसमें पाथवेज फर्स्ट के बारे में बात करें, किसकी बात करें? पाथवेज फर्स्ट की। देखो पाथवेज फर्स्ट में क्या होता है कि पहले लिविंग ग्रुप बाहर होगा और दूसरे स्टेप में कौन सब्सटीट्यूट होगा? न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप फर्स्ट, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप फर्स्ट। और यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है? दिस इज द लिविंग ग्रुप X माइनस। क्लियर है? रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप फर्स्ट, then substitution of nucleophile, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, then substitution of nucleophile, that is the reaction is completed in two steps. Completed in two steps. That is the reaction is completed in two steps. क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में पाथवेज फर्स्ट में क्या होगा? लिविंग ग्रुप पहले निकलेगा, उसके बाद किसका सब्सटीट्यूशन होगा? न्यूक्लियोफाइल का। और इसलिए रिएक्शन जो होगा आप कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? 2 स्टेप्स में। देखो एक पाथवे और पढ़ना है, पाथवे सेकेंड, जिसमें लिविंग ग्रुप एक ही साथ बाहर भी होगा और सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफाइल का एक ही साथ होगा। यानी कि रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियस। मतलब यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा होगा और बैक साइड से कौन आके सब्सटीट्यूट हो रहा होगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है? तो 2 ही पाथवेज हम लोग को पढ़ने हैं। हम लोग बात करें पाथवेज फर्स्ट की, तो स्टेप फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें हम लोग? स्टेप फर्स्ट की। देखोगे समझोगे, ये आपका R है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या होता है कार्बोकेटाइन? यशवर्धन, तो याद करना है, कार्बोकेटाइन होता है ट्राईवैलेंट कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे 3 बॉन्ड बना रहा हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होता है। देखो कैसे, कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप है, यहाँ से क्या हुआ? ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके हैलोजन बाहर हुआ और R पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये किस फॉर्म में बाहर हो जाएगा? X माइनस के फॉर्म में।
और ये स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड दिस इज द कार्बोकेटाइन। ये क्या है, कार्बोकेटाइन। आर पता है ना, एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3 प्लस, CH3 CH2 प्लस, ठीक है। तो कोई भी आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन हो सकता है। स्टेप सेकंड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। तो जो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हुआ है, इस पे कौन आगे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, आपको पता ही है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप। और ये स्टेप जो होता है क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, और आर के साथ कौन आगे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। और इस तरह से क्या फॉर्म्ड हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो जाएगा। और देखो इस रिएक्शन को इनिशिएट कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इस रिएक्शन का हम लोग नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इतना नोट करो तुम लोग फास्ट। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बता देता हूँ, स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर एग्जाम्पल्स। तो देखो कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, जैसे मान लो हम लोग ले लें, कोई भी एल्काइल हैलाइड तुम लोग ले सकते हो। जैसे कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और एक आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। हेलोजन आपका कोई भी हो सकता है, CH3 CH2X, यही है इथाइल हैलाइड। क्या है, इथाइल हैलाइड। अगर हम लोग क्लोरीन ले लें तो क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। तो स्टेप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो मान लो आपका एल्काइल हैलाइड जो है क्या है, इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड। अब इसके सामने जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, मान लो OH माइनस, तो देखो होता क्या है, 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा Cl माइनस के फॉर्म में। तो बताओ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना मोहन, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना कार्बन, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा। और देखो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है और एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये क्या है, दिस इज द कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे R की जगह क्या हो गया, CH3 CH2, और X की जगह क्या हो गया, Cl। तो R और आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, X आपका कोई हेलोजन हो सकता है। क्लियर है। तो ये तो स्टेप फर्स्ट में होगी। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हुआ, ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हुआ, इस पे कौन आगे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मान लो OH माइनस आपका क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब OH माइनस आके किस पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये स्टेप जो होगा क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। ये स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप, जबकि ये स्टेप क्या होगा, स्लो। और स्लो ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग। और इस पे आराम से आगे कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OH आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और बाकी करेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगा कि OH किधर साइड से आगे सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये समझ गया ना कि R की जगह क्या हो सकता है, X की जगह क्या हो सकता है। क्लियर है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है ना, नोट करना चाहोगे क्या ये, ठीक है। एग्जाम्पल देके नोट करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है। नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझने नहीं जानते, आगे बढ़ें। अब इसकी हम लोग देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स। इस पाथवेज फर्स्ट की हम लोग देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स। इसे सारा साफ कर दो, ठीक है। अब इसकी हम लोग पाथवेज फर्स्ट में, जिसमें न्यूक्लियोफाइल पहले लिविंग ग्रुप R हो रहा था, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा था। उस रिएक्शन के हम लोग करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, ठीक है। उस रिएक्शन के हम लोग करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करें इसकी करेक्टरिस्टिक्स की, तो इम्पोर्टेंट है करेक्टरिस्टिक्स, ध्यान रखना है, बिल्कुल कंसंट्रेट करोगे, बोर्ड पे समझोगे। करेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग बात करें तो रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखो कोई भी यहाँ पे समझ लो सारे लोग, कोई R रिएक्टेंट है जो P प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, कोई R रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो इसका रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसका पावर कुछ होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको पावर में हम लोग ले लेंगे। तो किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो भी उसका कोफिशिएंट है इस कहाँ आ जाएगा, इसके पावर में। तो अगर हम लोग लिखना चाहें, देखो हमारा रिएक्शन यही था ना, और हमेशा ही रेट एक्सप्रेशन किसके लिए लिखते हैं, स्लो स्टेप के लिए।
रेट एक्सप्रेशन किसके लिए लिखते हैं? स्लो स्टेप। और देखो हमारा स्लो स्टेप यही था ना कि RX ये था, और क्या हो रहा था, यहाँ से हेलोजन जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर हो रहा था, और यही हमारा स्लो स्टेप था। स्लो स्टेप ही क्या था? RDS, और R पे कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव, और X माइनस कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था, यही हो रहा था। तो अगर हम लोग यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो रेट इजिकल टू K, और रिएक्टेंट की जगह क्या आ जाएगा? RX, और इसका पावर क्या होगा? 1, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो पावर क्या हो जाएगा? 1। अब बताओ ये आपका क्या मिल गया? रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। क्या मिल गया? इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट लॉ, रेट लॉ। अब देखो रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन की अगर हम लोग बात करें, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन की अगर हम लोग बात करें, तो रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा? 1। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बताओ? एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी भी क्या होगी? मोलिकुलरिटी भी क्या होगी? 1। और इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? SN1। क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नोट कर लो जल्दी से, फास्ट करो। फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं इसे। इंक खत्म हो गया था, 1 मिनट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मोहन? देखो रेट एक्सप्रेशन के कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। या इसको हम लोग कहीं अगर एग्जाम में ये लिखा हो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मोलिकुलरिटी क्या है? 1 है। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? दोनों ही हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या यूनिमोलिकुलर। क्योंकि मोलिकुलरिटी भी क्या है? ऑर्डर भी क्या है? 1, और मोलिकुलरिटी रिएक्शन की क्या है? 1। तो ये तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखो, रेट ऑफ अगर SN1 की हम लोग बात करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से लगातार ही आते हैं यहाँ से। रेट ऑफ SN1 की बात करें तो रेट ऑफ SN, यहाँ पे समझ लो यशवर्धन, रेट ऑफ SN1 क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रिएक्शन क्या होगा? उतना ही फास्ट होगा। क्लियर है ना? और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें तो देख लें, समझ लोगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, देखो बेसिक कंसेप्ट समझोगे, गलती नहीं होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। कार्बोकेटाइन में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा। अब देखो अगर हम लोग बात करें, अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हम लोग ले लें तो हेलोजन बाहर होगा, कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बाहर फॉर्म करेगा? ये कितना डिग्री एल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री है। अब यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके अगर हेलोजन बाहर होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा? ये कितना डिग्री कार्बन? 2 डिग्री। और ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बताओ? 1 डिग्री। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो जाएगा? मिथाइल कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन हो जाएगा? मिथाइल का। अब इसमें आपको स्टेबिलिटी की ऑर्डर बतानी है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, रिएक्शन का रेट ऑफ SN1 क्या होगा? उतना ही फास्ट। क्लियर है ना? यानी SN1 का रेट हमेशा किस पे डिपेंड करता है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ही क्या होगा? फास्ट रिएक्शन होगा, उतना ही रेट ऑफ SN1 क्या होगा? फास्ट होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप होते हैं, लिख दे रहा हूँ, ऑल एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप आर
ऑल एल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब तुम बताओ किसी पॉजिटिव चार्ज पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आपकी कम होगी कि ज़्यादा होगी? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी। किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे पॉजिटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज डोनेट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी कार्बोकेटाइन की? बढ़ेगी। यानी 3 डिग्री में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे कम तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री और फिर कौन सा हो जाएगा? मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये आपका स्टेबिलिटी होता है किसका? कार्बोकेटाइन का। अगर आपसे पूछे कि इसमें फास्ट SN1 कौन देगा तो सबसे फास्ट तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसका? ये रेट ऑफ SN1 का ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर दोनों क्या होगा? सेम होगा। यानी सबसे फास्ट SN1 कौन देगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। क्लियर है? अगर रेजोनेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रेजोनेंस, तो फिर ये ऑर्डर चेंज होता है। ठीक है, और रेजोनेंस के कंडीशंस के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। तो अगर हम लिविंग ग्रुप की बात करें, लिविंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो थर्ड है लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप कौन था आपका? हैलोजन ही तो था, जो पीछा छुड़ा के R से क्या हो रहा था? बाहर जा रहा था। हैलोजन X से क्या कर रहा था? पीछा छुड़ा के बाहर जा रहा था। तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे? लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप की हम लोग बात करें तो एक लाइन इसमें लिख लोगे, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, यानी कि जितना वीक बेस होगा वो क्या होगा? अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। वीक बेस मतलब कि आसानी से लोन पेयर ना दे पाए। जो आसानी से लोन पेयर नहीं दे पाएगा मतलब स्टेबल होगा, और जो स्टेबल होगा तो कोई भी चीज़ स्टेबल जल्दी चाहता नहीं, जल्दी स्टेबिलिटी गेन कर ले। ठीक है, और सिंपल तुम लोग याद रखोगे कि मान लो अगर एल्काइल ग्रुप हम लोग सेम रख लें और डिफरेंट हैलोजन ले लें, एल्काइल ग्रुप सेम रख लें और डिफरेंट हैलोजन ले लें, और आपसे पूछ ले कि इसमें बताना है आपको कि रेट ऑफ SN1 क्या होगा, सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन कौन देगा। तो देखो जैसे जैसे हम लोग अगर हैलोजन की बात करें तो फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं आपका साइज क्या होता है? इंक्रीजेज। और साइज जब बढ़ेगा, साइज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? बढ़ेगा। और बताओ कोई बड़ा, अगर कोई धागा, एक छोटा धागा है बड़ा धागा, किसको आसानी से तोड़ सकते हैं? बड़े वाले को। और जिसकी बॉन्ड साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? बड़ा। और आसानी से कौन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो RI जो होगा सबसे फास्ट SN1 देगा, फिर RVR, फिर RCl, फिर RF। याद रहेगा? तो ये ऑर्डर कई बार पूछ लिया आपसे, एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है। फोर्थ है अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, किसकी बात करें? सॉल्वेंट की। तो याद रखोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑलवेज फेवर SN1। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा किसको फेवर करता है? SN1 को। देखो पोलर प्रोटिक तुम लोग को देखना बहुत ही आसान है, सिंपल समझ लो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं देखोगे, यहाँ पे ध्यान रखोगे। पोलर प्रोटिक तो कहीं भी अगर हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे मैं पूछूं कि H2O जो है पोलर प्रोटिक है कि नहीं है, बताओ। है, पोलर प्रोटिक है, क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक। एल्कोहल आपका पोलर प्रोटिक है कि नहीं है? ठीक है। HF आपका पोलर प्रोटिक है कि नहीं है? ये सारे क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? SN1। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ हम लोग देखते हैं। न्यूक्लियो की हम लोग बात करें, न्यूक्लियोफाइल की। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें, किसकी बात करें? न्यूक्लियोफाइल की। तुम लोग देखो जो स्लो स्टेप था
जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था उसमें कहीं न्यूक्लियोफाइल आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। देखो आ रहा था क्या न्यूक्लियोफाइल? जो स्लो स्टेप था उसमें न्यूक्लियोफाइल आ रहा था कहीं? नहीं आ रहा था। उसमें क्या फॉर्म हो रहा था? कार्बोकेटाइन, लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा था, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था। यानी कि जब जिस स्टेप पे आपका रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है उसमें न्यूक्लियोफाइल अगर आ ही नहीं रहा है, यही तो था स्लो स्टेप, यही तो स्लो स्टेप था। RX था, क्या हो रहा था? ये हेलोजन यहाँ से बाहर हो रहा था और R पे पॉजिटिव चार्ज और ये X माइनस, और यही स्टेप आपका क्या था? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप ही क्या था आपका? RDS। अब ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था इसमें कहीं भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्या? दिख रहा है क्या कहीं न्यूक्लियोफाइल? यानी कि रेट ऑफ SN1 जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे या स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। SN1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्लियर है? तो सिंपल एक लाइन लिख लोगे, रेट ऑफ SN1 इंडिपेंडेंट ऑन both strength and concentration of न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 का जो रेट है वो बोथ स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। उससे क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल आपका वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको? रेट ऑफ SN1 को, क्योंकि जिस स्टेप में आपका रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है उसमें कहीं न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं है। और न्यूक्लियोफाइल जब आएगा ही नहीं तो उस पर रेट डिपेंड करेगा क्या? नहीं डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ SN1 जो होता है, बोलो। हाँ, जनरली माइनस चार्ज होते हैं, लेकिन न्यूट्रल भी हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। लेकिन लोन पेयर डोनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोन पेयर डोनर। जैसे वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या होता है? दो लोन पेयर होता है, आसानी से डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है लास्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है 6th, स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्लियर है? अब देखो कोई भी हम लोग कायरल कार्बन ले लें, क्या ले लें? देखो कायरल समझ लो पहले, देखो कायरल कार्बन क्या होते हैं? कोई भी कार्बन जब 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। अब देखो इसकी अगर हम लोग बात करें तो कार्बन कैसा है आपका, और किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? C स्टार से। ये कार्बन कह रहा है, ये कार्बन जो है आपका कायरल कार्बन। कैसा है? कायरल कार्बन। अब देखो कायरल कार्बन है, जैसे ही इसको हम लोग यहाँ से हेलोजन को बाहर करेंगे, यहाँ से क्या बना लेगा? ये Cl यहाँ से बाहर होगा, क्या फॉर्म कर लेगा? कार्बोकेटाइन। क्या फॉर्म कर लेगा? कार्बोकेटाइन। अब देखो इसकी जो ज्योमेट्री होती है, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से कार्बन अगर जुड़ा हुआ है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल। जबकि इसकी कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो कोई भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। दोनों तरफ से जो आने के चांसेस हैं वो क्या है? इक्वल है, 50-50% है। क्या है? OH का सब्सटीट्यूट होने का इस C+ पे दोनों तरफ से चांसेस क्या हैं? इक्वल है, क्योंकि प्लेनर है, एक प्लेन में है, इस तरह से प्लेनर है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से तो यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी। दोनों तरफ से रिपल्सन क्या है? सेम। किधर भी रिपल्सन ज़्यादा कम नहीं है, दोनों तरफ से रिपल्सन क्या है? सेम है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट होगा, अगर यहाँ से सब्सटीट्यूट होता है तो ये C2H5H, और प्लस यहाँ से अगर सब्सटीट्यूट होता है CH3H C2H5OH, और ये दोनों जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो 50-50% इक्वल अमाउंट में दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इक्वल अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेंगे। और जब इक्वल अमाउंट में प्रोडक्ट मिलते हैं तो इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेशमाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशमाइजेशन। यानी SN1 में हमेशा ही जो प्रोडक्ट मिलता है 100% क्या मिलता है? रेशमिक मिक्सचर। या ये प्रोसेस जो होता है हमेशा क्या होता है? 100% रेशमाइजेशन। क्या होता है? 100% रेशमाइजेशन। तो आपसे पूछ लेते हैं, MCQ टाइप में क्वेश्चन आ जाता है SN1 में,
100% इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा, रेशमाइजेशन होगा, तो क्या होगा 100% रेशमाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखोगे। अब देखो ये जो रेशमिक मिक्सचर होता है ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। वो ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम लोग देखेंगे। जब भी कोई इक्वल अमाउंट में दो प्रोडक्ट मिलते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमाइजेशन। क्लियर है, नोट कर लो। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स आपकी हो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाथवेज सेकंड। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, पाथवेज सेकंड। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो पाथवेज सेकंड, पाथवेज सेकंड। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखने हैं आपको। SN1 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ SN1 और रेट ऑफ SN1 और स्टीरियोकेमिस्ट्री। अभी इसको हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कुछ कुछ, ठीक है, जो आसान आसान से क्वेश्चन है पूछे हुए हैं SN1 SN2 दोनों के। पहले करेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे हम। अब देखो नेक्स्ट, ये आपका एल्काइल हैलाइड था और जैसे ही इसके सामने न्यूक्लियोफाइल आ रहा था इस वर्धन, हो क्या रहा था, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर, और R के साथ कौन जुड़ जा रहा था, NU, और ये X माइनस के फॉर्म में बाहर हो रहा था। ये रिएक्शन कुछ हो रहा था। पाथवेज फर्स्ट में हमने देखा कि पहले X बाहर हो रहा था और दूसरे स्टेप में कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक ही साथ लिविंग ग्रुप बाहर भी हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट भी हो रहा है। क्लियर है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिख लो पाथवेज सेकंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाथवेज सेकंड। तो पाथवेज सेकंड लिखो तुम लोग, पाथवेज सेकंड। तो रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, या ऐसे कर लो, क्लीवेज ऑफ CX bond and formation of CNU bond both takes place simultaneously, तो CX बॉन्ड का टूटना और CNU बॉन्ड का फॉर्म्ड होना दोनों ही क्या होता है, एक साथ होते हैं दोनों स्टेप्स। क्लियर है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पाथवेज सेकंड। क्लियर है, पाथवेज सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखोगे यहाँ पे, अब कोई भी हम लोग ले लें, कोई भी हम लोग एल्काइल हैलाइड ले लें। मान लो हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड। क्या ले लिया हमने, मिथाइल क्लोराइड। अब क्या होता है, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल आता है बैक साइड से। अब देखो एक ट्रांजिशन स्टेप बनता है। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये एक ट्रांजिशन, ये डॉटेड लाइन से हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ से कौन जुड़ रहा होता है, OH, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ से कौन बाहर हो रहा होता है, Cl, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट है। कौन सा स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ से ये Cl बाहर होगा और एक ही स्टेप होता है। इसको स्लो बोलो फास्ट बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही आपका स्लो होगा फास्ट होगा, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और यहाँ से Cl बाहर होगा और बैक साइड से कौन आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बैक साइड से कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आके, OH। जिधर से लिविंग ग्रुप बाहर निकला उसके बैक साइड से कौन आके सब्स्टिट्यूट हो गया, OH। क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये किसके तरह काम कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 को R लिख सकते हैं, और Cl को हम लोग क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं। और ये किसके तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें, तो अगर रिएक्शन का हम लोग रेट लिखना चाहें, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखना चाहें, रिएक्शन का रेट, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो रिएक्टेंट की जगह क्या क्या है, एक तो RH है और न्यूक्लियोफाइल भी है, दोनों ही आ रहे, और इनका पावर क्या होगा 1 और 1।
अब देखो कंसंट्रेशन, ये रेट एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन। और रेट एक्सप्रेशन के कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और मोलिकुलरिटी भी क्या होगी 2, मोलिकुलरिटी भी क्या होगी 2। देखो कंसंट्रेशन टर्म का पावर का सम होता है। तो रिएक्टेंट इसमें कौन कौन है, एक तो RX है और एक न्यूक्लियोफाइल है, एक RX है और एक न्यूक्लियोफाइल है, और दोनों का पावर क्या है 1 1। और रेट एक्सप्रेशन के कंसंट्रेशन टर्म का पावर का सम, अगर 2 होगा तो दोनों का सम लेंगे, 3 होगा तो तीनों का सम लेंगे। क्लियर है ना। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2। क्या बोलेंगे, SN2। दिस इज द SN2। SN2 सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग लिखते हैं, या बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है। अब देखो इसका अगर हम सेकेंड रेट ऑफ SN2 की बात करें, रेट ऑफ SN2 की, तो SN2 का जो रेट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्टेरिक हिंड्रेंस या एस्टेरिक क्राउडिंग, एस्टेरिक हिंड्रेंस या एस्टेरिक क्राउडिंग। यानी एस्टेरिक क्राउडिंग जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ SN2 क्या होगी उतनी स्लो। देखो समझ लो पहले फिर लिख लें तुम लोग, देख लो यहाँ पे मोहन। अब देखो इस OH को इस पे आगे सब्सटीट्यूट होना है, तो इस पे जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी OH का सब्सटीट्यूट होना क्या होगा उतना ही मुश्किल। अब किसी के घर के सामने 10-10 गार्ड खड़े हैं तो उस घर में घुसना क्या होगा, अब जिसके सामने कोई नहीं है तो उसमें क्या करोगे, आसानी से घुस जाओगे। अब देखो यहाँ पे देख जितना भीड़ कम होगा OH आसानी से क्या हो जाएगा उतना ही आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें 3 डिग्री की, और हम लोग बात करें एग्जाम्पल ले लें हम लोग, अगर 3 डिग्री की हम लोग बात करें तो देखो इसमें क्राउडिंग सबसे ज़्यादा होगी, और मान लो इस पे OH को आगे सब्सटीट्यूट होना है तो ये 3-3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे आगे सब्सटीट्यूट होना क्या होगा काफ़ी मुश्किल होगा। यानी SN1 SN2 क्या होगा उतना ही स्लो होगा। क्लियर है ना। फिर अगर हम लोग 2 डिग्री की बात करें, कितने डिग्री की, 2 डिग्री की, तो इसमें उससे लेस क्राउडेड। अगर हम लोग 1 डिग्री की बात करें उससे कम क्राउडेड होगा। और अगर हम लोग मिथाइल क्लोराइड की बात करें तो सबसे लेस, यानी सबसे फास्ट कौन देगा, मिथाइल क्लोराइड, फिर इथाइल क्लोराइड, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यानी सबसे फास्ट जो देगा 1 डिग्री एल्काइल लाइट जो है सबसे फास्ट SN2 देगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये हो जाएगा रेट ऑफ SN2। क्लियर है ना, नोट कर लो। तो ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन इस पे करेंगे। सेकेंड में अब थर्ड करेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं, SN2 की थर्ड करेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट लिख लो लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लिविंग ग्रुप की, लिविंग ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं। तो थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं लिविंग ग्रुप। अब देखो चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, CX बॉन्ड को तो टूटना ही है, CX बॉन्ड को क्या है टूटना ही है। तो अगर हम बात करें लिविंग ग्रुप की, तो अगर हम एल्काइल ग्रुप सेम ले लें तो RF, RCl, RBr और RI। अगर इसमें हम लोग रेट ऑफ SN2 की बात करें, रेट ऑफ, तो बताओ कौन फास्ट SN2 देगा, RI, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। तो तुम लोग के माइंड में कीड़ा चलते रहता है कि SN1 जो होता है और SN2 आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का अपना अपना कंसेप्ट है, अपना अपना लॉजिक है। दोनों में ही CX बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। अब जितना आसानी से CX बॉन्ड टूटेगा उतना ही फास्ट SN1 और SN2 देगा, और भाई दोनों में ही RI क्या आएगा, फास्ट रिएक्शन देगा। क्लियर है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तो गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है, अगर हम लोग सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट
polar aprotic solvent always favor, polar aprotic solvent always favor SN2। तो कहीं भी अगर पोलर सॉल्वेंट पोलर है, जैसे एन मिथाइल इथेनेमाइड हम लोग ले लें, दिस इज द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एन मिथाइल एन एन डाईमिथाइल इथेनेमाइड, ये क्या है, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कहीं भी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो और सॉल्वेंट पोलर हो तो कैसा सॉल्वेंट होगा, पोलर एप्रोटिक होगा। क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ, न्यूक्लियोफाइल की बात करेगा हम लोग, इसकी बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो देखो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा था, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा था, यही तो था आपका। देखो ये RH था और ये न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ से बाहर हो रहा था, इसके बैक साइड से कौन आके सब्स्टिट्यूट हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो एक ही स्टेप में दोनों चीज़ हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट भी हो रहा है और X बाहर भी निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन का रेट जो है न्यूक्लियोफाइल पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यानी कि रेट ऑफ SN2 जो होगा, रेट ऑफ SN2 जो होगा, रेट ऑफ SN2 डिपेंडेंट ऑन rate of SN2 dependent on both strength and concentration of न्यूक्लियोफाइल। तो अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो रेट ऑफ SN2 क्या होगा, फास्ट होगा, वीक होगा तो स्लो होगा। यानी SN2 का रेट जो है उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, जबकि SN1 का डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो कोई भी हम लोग कायरल कार्बन ले लें, कार्बन कैसा ले लें, कैसे पता चला मोहन कायरल है, ये सारे डिफरेंट हैं, कार्बन से चारों एटम और ग्रुप जो जुड़े हुए हैं सारे क्या हैं, डिफरेंट है। अब होगा क्या, ये OH जो है न्यूक्लियोफाइल हमेशा किधर से आके सब्स्टिट्यूट होगा, बैक साइड से, बैक साइड से आके जुड़ेगा और इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है 100% इन्वर्जन। क्या मिलता है, 100% इन्वर्जन। तो याद रखना है SN1 में हमेशा क्या होगा, 100% रेसमाइजेशन, जबकि SN2 में क्या होगा, 100% इन्वर्जन होगा। नोट कर लो। कौन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट हेड डालो। अब कुछ एग्जांपल्स है इसके जो आपके इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ने आपको, उसको हम देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। Some important examples of nucleophilic substitutions of alkyl halide. Some important examples of nucleophilic substitution of अल्काइल हैलाइड। क्लियर है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है आपको। जैसे बात करें फर्स्ट या ABCD करके कर लो। ए, मान लो कोई भी अल्काइल हैलाइड है, इसका हम लोग रिएक्शन करा दें H2O के साथ, क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, H2O किस में ब्रेक होगा, H+ और OH- में, और OH- किसके तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, HX, यानी कि एल्काइल हैलाइड से हम लोग को क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा, और एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करा दें, इसी तरह एल्काइल हैलाइड। कन्फ्यूजन है यशवर्धन। उसी तरह से सेकंड, अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें एक्वस बेस के साथ, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, NaOH या KOH के साथ, यहाँ पे किसके कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, OH-, X बाहर होगा, कौन आगे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OH, KX या NaX कोई भी मिल जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम NaOR-, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड।
RO माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, Na प्लस और RO माइनस। मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, यानी OR पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे OR किसके तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ से X बाहर होगा और R के साथ OR आके जुड़ जाएगा, OR डैश और प्लस NaX। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, और इस रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। विलियमसन सिंथेसिस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। जब ईथर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। क्या ईथर बनता है, दिस इज द ईथर, क्या बनता है, ईथर फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट, अगर किसी भी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, तो यहाँ पे कौन NH2 माइनस किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, R के साथ न्यूक्लियोफाइल की तरह, और H के साथ कौन बाहर हो जाएगा, X, और क्या फॉर्म कर लेगा, 1 डिग्री अमाइन। क्या फॉर्म कर लेगा, 1 डिग्री, क्या क्लियर है ना, 1 डिग्री अमाइन। कन्फ्यूजन है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, NH2 माइनस, और H प्लस बाहर हो जाएगा, और H प्लस किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, X के साथ। उसी तरह से अगर हम बात करें, अगर इस 1 डिग्री अमीन का हम लोग रिएक्शन करा दें एल्काइल हैलाइड के साथ, तो फर्दर क्या कर लेगा, ये 2 डिग्री अमीन बना लेगा, कितना डिग्री, और प्लस HX, और फर्दर हम लोग इसका रिएक्शन करा दें। अब देखो ये R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और फर्दर इस 2 डिग्री अमाइन का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या फॉर्म कर लेगा, 3 डिग्री अमाइन और प्लस HX। क्लियर है। तो और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, क्लियर है। अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन KCN के साथ, तो देखो KCN के साथ जब भी तुम लोग सब्सटीट्यूशन कराओगे, पोटेशियम के साथ CN लोगे, तो यहाँ पे डोनर टर्म की तरह कौन काम करता है, कार्बन। डोनर टर्म की तरह कौन काम करेगा, कार्बन। और अगर हम लोग इस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन AgCN के साथ करा दें, तो यहाँ पे डोनर टर्म कौन काम करेगा, NC और प्लस AgX। इसको हम बोलते हैं एल्काइल साइनाइड, एल्काइल, जबकि इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है। हाँ, अब आइए अगर हम देखें, अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 के साथ, तो यहाँ पे जो डोनर एटम की तरह काम करेगा वो कौन काम करेगा, ऑक्सीजन, और प्लस K के साथ क्या जुड़ जाएगा, X और IJ। अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें AgNO2 के साथ, तो यहाँ पे डोनर एटम की तरह कौन काम करेगा, नाइट्रोजन और प्लस AgX। इसके बारे में NO2 और CN माइनस की अगर हम बात करें, तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह, एम्बिडेंट, अभी बता दूंगा क्या होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और अगर हम बात JK, अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें सिल्वर एसीटेट के साथ, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एस्टर फॉर्म्ड हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR एस्टर, और प्लस Ag के साथ क्या जुड़ जाएगा, XL। अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पे H माइनस के फॉर्म में बाहर निकलता है LiL और LiL H3 प्लस और H माइनस, और X बाहर होगा, और X के जगह कौन आगे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, H, और प्लस ये Ag के साथ कौन कंबाइंड हो जाएगा, LiAl H3 के साथ कौन कंबाइंड हो जाएगा, X और J। अगर एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, किसी मेटल के साथ, मान लो Mg के साथ ही, तो क्या बना लेगा था, RMgX। क्लियर है। तो ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशंस हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। R क्या हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, X क्या हो सकता है, कोई हैलोजेंस हो सकता है। क्लियर है ना, नोट कर लो फटाफट, जल्दी करें। और ये सारे रिएक्शन